बट अगर रियलिटी आप देखें तो रेडिकलाइजेशन कोई आज से तो नहीं हो रहा है। तो 1400 साल से रेडिकलाइजेशन इस देश में चल रहा है ना। अगर आप देखिए तो इस देश में जितने भी इन्वेडर्स आए उनकी अगर आप हिस्ट्री पढ़िए तो उसमें ब्रुटैलिटी के सिवा और रेडिकलाइजेशन के सिवा और है क्या। उनको कपिल मिश्रा ने बुलाया था, ये भी लोग कह रहे हैं 1400 साल से जितने आए। कि अगर तैमूर ने अगर खोपड़ियों के मीनार बनाए हैं हर 2 किलोमीटर पे, अकबर ने भी बनवाया, अकबर ने, सबने बनवाया इन्होंने, तो वो आखिर वो इतिहास इनको पढ़ाया जा रहा है कि नहीं जा रहा है। मस्जिद में जो खुतबे होते हैं तो मौलवी उसमें मतलब ये देखिए बोला जा रहा है कि इनको पता नहीं है, इनको ये नहीं होनी। वो खुतबे में बैठ के फिलिस्तीन की बात कर रहा है, इराक की बात कर रहा है, यमन की बात कर रहा है, सीरिया की बात कर रहा है, ईरान की बात कर रहा है। वो दुनिया में कहाँ की बात नहीं कर रहा है। वो पंचर बनाने वाला भी जो उस खुतबे में बैठा उसको ये पता है कि सीरिया में क्या चल रहा है, अमेरिका कितना जुल्म कर रहा है और इजराइल क्या कर रहा है, उसको हमसे और आपसे ज्यादा पता है। हमारे यहाँ तो आपको नहीं पता होगा। तो ये जो रेडिकलाइजेशन है ना वो एक प्लान तरीके से, और वो आज से नहीं, वो 70 से चालू है। जब से ये पेट्रो डॉलर का इन्वेस्टमेंट इंडिया में आना शुरू हुआ 70s में, तब से ये क्या हुआ कि ये इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया। पहले क्या था कि पहले एक देवबंद था, ठीक है, एक 2-4 और रिनाउंड मदरसे थे इंडिया के, वहां पे था। 70s के बाद जब ये पैसे आने शुरू हुए तो वहां से फिर जो मदरसों को जब एड आनी शुरू हुई, वहां से सीडीज आती थी। सीडीज रिकॉर्ड रियाद में होती थी, मक्का में होती थी, और फिर वहां से सीडीज इंडिया आती थी और यहाँ मस्जिदों में प्ले होती थी और गांव के लोग आकर के बैठ के सुनते थे। गांव तक ये सीडीज जाती थी। तो गांव में औरतें, अगर अपने घर में आप जाएं, अगर मुस्लिम आबादी होगी तो आप उनसे पूछेंगे कि जो पिछली जनरेशन के जो लोग हैं, या से 30-40 साल पहले, 50 साल पहले वहाँ क्या औरतें बुर्का पहनती थी। आप पाकिस्तान की एक औरत का, मुझे इंडिया की छोड़ दे, पाकिस्तान की एक औरत की फोटो मुझे आप बुर्के में दिखा दीजिए। 1947-50s तक की कोई एक फोटो दिखा दीजिए कि औरतें बुर्के में जा रही हैं। कराची की दिखा दीजिए, लाहौर की दिखा दीजिए, कहीं कहीं की आपको नहीं मिलेगी। ये जो पेट्रो डॉलर्स आए हैं उसके बाद टखने के पजामे जो है ना, टखने के ऊपर चले गए, औरतें बुर्के में आ गई। अचानक से आप केरल चले जाइए, वहाँ आपको अरबी कपड़े पहन के घूमते मिल जाएंगे लोग। तो वो क्या बोलते हैं कि भाई हम मोकला हैं, हमारे एंसेस्टर्स चूंकि अरब हैं, ठीक, तो हम पहन सकते हैं। वो आपसे लास्ट टाइम बात हुई थी तो वो शरिया कंप्लायंट घर बन रहे हैं केरल में। टॉयलेट किधर रहेगा और क्या है सारा इंतजाम। तो ये जो रेडिकलाइजेशन है ना, ये रेडिकलाइजेशन आज का नहीं है, 1400 साल पुराना है। और एक टेक्स्ट बुक को एक पर्टिकुलर तरीके से आप पढ़ा रहे हैं, इंटेंशनली पढ़ा रहे हैं, सबकी जानकारी में पढ़ा रहे हैं। मैं यहाँ पे स्टेट का फेलियर मानता हूँ कि स्टेट ने इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया। स्टेट ने अगर इनको सख्ती से डील किया होता तो ये चीज़ आज यहाँ तक नहीं पहुँचती। लेकिन वोट बैंक, स्टार्टिंग में वोट बैंक की पॉलिटिक्स थी, वो भी रिस्पॉन्सिबल है। बाद में ये फियर कि अगर हमने किया तो हम एंटी मुस्लिम कह दिए जाएंगे, ये भी फियर उतना ही रिस्पॉन्सिबल है जितना वोट बैंक की पॉलिटिक्स रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप वोट बैंक को तोड़ने आए थे तो आपकी जिम्मेदारी थी कि आप उसको काउंटर करते और कहने दीजिए। लोग कहते भाई लॉ है, ठीक है। और ये चीज जो एंटी सीए, एंटी एनआरसी के दौरान जो सड़कों पे दिख रही है ना, ये वही एक्यूमुलेटेड रेडिकलाइजेशन है जो इतने सालों से पनप रहा था। आज वो सड़कों पे आ गया है, आज कल आपके घर तक आ जाएगा। फिर आप भाई कश्मीर क्या है, अगर आपने कश्मीर से भी नहीं सीखा है तो आप कैसे सीखेंगे। आपका जो देश है वो अफगानिस्तान से शुरू होता था और इंडोनेशिया तक जाता था। आज वो सिकुड़ते नॉर्थ में आधा कश्मीर, ईस्ट में आधा बंगाल और वेस्ट में आधा पंजाब। फिर बात आती है, मैं जो आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ये एंटी हिंदू राइट्स हैं या आपको लगता है ये एंटी सीए को लेकर, ये क्या है? देखिए, मैं नहीं मानता कि ये एंटी सीए, एंटी एनआरसी है। एंटी सीए, एंटी एनआरसी प्रोटेस्ट तो दिसंबर में हुए थे और उसमें भी वायलेंस हुआ था। तो उसमें हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं थी, उसमें वो सड़कों पे निकले थे अपनी कुछ मांगों को लेकर के। ये एंटी हिंदू राइट्स, मैं मानता हूँ, ये मेरी जाती राय है, ये एंटी हिंदू राइट्स हैं क्योंकि ये एक पैटर्न के थ्रू हुए और इसकी प्रिपरेशन पिछले 2 महीने से चल रही थी। अगर आप देखें तो जैसे शुरुआत में जिस तरह से पहले स्वास्तिक को डेसिक्रेट किया गया, पानी टेस्ट किया गया कि क्या रिएक्शन आता है, फिर काली जी को बुर्का पहना दिया गया, फिर वेट किया गया, फिर पानी टेस्टिंग हुआ, फिर फक हिंदुत्व, हिंदुओं से आज़ादी, खिलाफत 2.0, मंदिर गिराए जाएंगे, बुत गिराए जाएंगे और नाम रहेगा अल्लाह का। इस तरह ये एंथम बनाया गया, इस पूरी नज्म को, इस पूरे मूवमेंट का एंथम बनाया गया। तो इससे ये चीज क्लियर हो जाती है कि ये प्योरली एंटी हिंदू था और जिसकी तैयारी पिछले 2 महीने से चल रही थी। अब देखिए इसमें एक चीज की जो अंकित की आप बात कर रहे हैं,
देखिए, जब इतना ग्रूसम या इतना ब्रूटल मर्डर आप किसी का कब करते हैं, दो रीजन हो सकते हैं। या तो आप पर्सनल बहुत ज्यादा खुन्नस में, पर्सनल बहुत ज्यादा, जाति कोई बहुत बड़ी दुश्मनी हो, या तो आप मेंटली अनस्टेबल हो, जो साइको किलर्स टाइप के जो होते हैं इस तरह की हरकतें करते हैं, या तो आप अगर कोई मैसेजिंग करना चाहते हैं। बिल्कुल। तो ये जो है, ये मैं ये मानता हूँ कि ये एक मैसेजिंग करने के लिए इतना ग्रूसम तरीके से मारा गया कि, और इंटेलिजेंस ऑफिसर को मारा गया, उसके पीछे भी एक वो है, क्योंकि अगर आप देखें तो बहुत से लोग ऑब्जेक्ट करते हैं आप पाकिस्तान से कैसे जोड़ देते हैं। ये पाकिस्तान आर्मी का स्टाइल है, ये पाकिस्तान मिलिट्री का स्टाइल है, ये उनका डॉक्ट्रिन है। बॉडीज को म्यूटिलेट करना, सौरभ कालिया का एग्जांपल हमारे सामने है, स्क्वाड्रन लीडर आहूजा का हमारे सामने एग्जांपल है। वो वैसे भी बॉडी को म्यूटिलेट करते रहते हैं, वो एलओसी के ऊपर जो रेड्स होती है क्रॉस बॉर्डर। तो ये इस तरह का जो म्यूटिलेशन है, ये वहां से इंस्पायर होता है, इसका इंस्पिरेशन वहां से आता है। तो कहीं ना कहीं एक लिंक तो हम चाहें तो जोड़ सकते हैं, उसके पीछे ये लॉजिकल सब्सटेंस है। क्या ये पहली बार हुआ है? नहीं। क्या ये आखिरी बार हुआ है? मैं नहीं मानता कि आखिरी बार होगा। अगर आप प्रिकॉशन नहीं लेते हैं तो होंगी ये चीजें। आपने जो बात कही थी कि ये एंटी हिंदू अगर हैं तो आप कैसे कह सकते हैं, तो मैंने एक सीक्वेंस बताया जो पिछले 2 महीने का था, वो सीक्वेंस प्लस जिस तरीके से मारा गया वो। तीसरी इसमें एक चीज मैं जो फाइनली जो मैं कहना चाहूंगा कि इसके बाद जिस तरह से एक जो मेजर साहब ने हमारे एक वीडियो में रिसेंटली इनको एक नाम दिया था, अर्बन जिहादीज, जिस तरह से एक तरफा रिपोर्टिंग हुई है इस पूरे मामले में। मैं किसी को सर्टिफिकेट नहीं देता कि कौन इनोसेंट है या कौन विक्टिम। हो सकता है कपिल मिश्रा इनोसेंट ना हो, भाई उनको प्रोसिक्यूट कीजिए, जेल भेज दीजिए, उन्होंने गलती की, कोई मेरे रिश्तेदार थोड़ी है वो। लेकिन हमको ये चीज देखनी पड़ेगी कि जिस तरह से एक तरफा रिपोर्टिंग हो रही है, वॉल स्ट्रीट जर्नल में और एक इंडिया का लोकल अपना न्यूज़पेपर है, उसमें दे दिया गया कि उसके भाई को बोला गया कि उसके भाई ने बोला कि अंकित शर्मा के कि जय श्री राम का नारा लगाते हुए लोग आए और अंकित को उठा करके ले गए मारते हुए और उन्होंने मारा। जबकि उसका भाई फर्स्ट डे से मीडिया के ऊपर आके कह रहा है कि ताहिर हुसैन के लोगों ने मारा। वो उसको भी मिसकोट नहीं कर रहे हैं, ब्लेटेंट झूठ बोल रहे हैं और उसको वो मतलब वॉल स्ट्रीट जर्नल तक उसको फैला रहे हैं। तो ये अगर ये आपको दिखाता है कि ये किस तरह से ये एंटी हिंदू है। अगर एंटी हिंदू ना होता तो बाद में ये डैमेज कंट्रोल ना हो रहा होता। ये अमन चैन और दंगा साहित्य में जो कविताएं लोग लिख रहे हैं, ये गंगा जमनी तहजीब और ये दुनिया भर की जो, इसका क्या कनेक्शन हो सकता है और थोड़ा डीप में? देखिए, ये शाहीन बाग का जो पूरा प्रोटेस्ट है, ये सबको पता है कि ये पीएफआई ने स्पॉन्सर करा था। मीडिया में रिपोर्ट्स आई, 150 पीएफआई के जो दंगाई थे उनको एक्टिविस्ट बोला जाता है वैसे मीडिया में। पीएफआई के वो ना एक्टिविस्ट ना दंगाई, वो पीएफआई इज अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन। मुझे नहीं पता कि गवर्नमेंट ने आज तक, एनआईए ने बोला कि इसको बैन करना चाहिए। एनआईए ने रिपोर्ट दी थी कि गवर्नमेंट को, कि होम मिनिस्ट्री को, कि आप इसको बैन कीजिए पीएफआई को। इट इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। उनके यहाँ से केरल में क्या नहीं मिला, उनके यहाँ बम बनाने के सामान नहीं मिले, उनके यहाँ से टेरर मैनुअल नहीं मिला, उनके भेजे हुए लोग आईएसआईएस में नहीं गए जो पीएफआई से जुड़े हुए थे पहले यहाँ पे, मतलब। और वो पीएफआई ने ही स्पॉन्सर किया शाहीन बाग, ठीक, पैसे भी दिए, मैन पावर भी दिया, उसका पूरा आइडियोलॉजिकल बैकअप भी दिया। तो अंकित और पीएफआई जो है, बेसिकली आप भी जानते हैं कि पीएफआई ने किस तरह के मर्डर्स साउथ में कराए हैं। जो साउथ इंडियंस हैं, जो केरला और तमिलनाडु और कर्नाटका के, जो सदर्न कर्नाटका है, वहां के जो लोग हैं, उनको पता है ये चीजें कि पीएफआई ने कितने ग्रूसम तरीके से वहां पे एक्टिविस्ट को, आरएसएस से कितने लोग मरवाए, बीजेपी कितने लोग मरवाए, हाथ काटे, लोगों के पांव काटे हैं। प्रोफेसर का हाथ काट दिया, और वो प्रोफेसर बाय द वे क्रिश्चियन था, हाँ, जोसेफ। तो पीएफआई जानी जाती है इस ब्रूटैलिटी के लिए। और जो सो कॉल्ड फासिस्ट पार्टीज हैं, उनमें से एक के ऊपर भी इतनी ग्रूसम मर्डर का केस किसी के ऊपर नहीं है। जो वो मार दिया, गोली मार दिया, वो पॉलिटिकल मर्डर्स हो सकते हैं, बट इस तरह की चीजें कहीं भी किसी के ऊपर भी नहीं है जो पीएफआई करती है। और पीएफआई अपना इंस्पिरेशन कहां से ड्रॉ करती है? पीएफआई भी वहीं से, देखिए मैं नहीं कहता कि पाकिस्तान ने स्पॉन्सर करा है, बिकॉज मेरे पास कोई प्रूफ तो नहीं है। हम एनालिस्ट, हम असेसमेंट दे सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन करना गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट जाने किया है, उनके तार जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, लेकिन इंस्पिरेशन दोनों की सेम है। ब्रूटैलिटी, जैसे मैंने बताया कि क्या तैमूर के समय में जो सरों के जो पहाड़ बनते थे, जो टीले बनते थे, मीनार, तो वो ब्रूटैलिटी से ही तो। और तैमूर का नाम यहाँ पे इंडिया में अगर बॉलीवुड एक्टर्स और एक्ट्रेसेस अपने बच्चों का रखते हैं, तो क्या आप उनको क्या रास्ता दिखा रहे हैं? जो एक कम्युनिटी है विच लुक्स अप टू यू, क्योंकि आप सेलिब्रिटी हैं, आपके कहने पे वो साबुन खरीद लेते हैं, आपके कहने पे अपने बच्चों के नाम रख लेते हैं, तो आप उनको क्या मैसेजिंग दे रहे हैं कि तैमूर इज समबडी जिसके नाम पे हम अपने बच्चों का नाम रख सकते हैं, तो ही इज द पर्सन दैट वी लुक आफ्टर।
ठीक ये है। फैसिनेशन रहा है पाकिस्तान में मिसाइल के आप नाम देखिए, जो हमारे लिए टेररिस्ट आतंकवादी हैं, बलात्कारी हैं, मंदिर को तोड़ा, मतलब जितना हीनस क्राइम अर्थ के फेस पे हो सकता है वो सारा उसके नाम से वो अपने। नहीं अजीत, मैं एक और आपको बात बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग, आपने बड़ी अच्छी बात करी है। जी जी। जैसे इनके देखिए, ये पाकिस्तानी जो है ना, ये एक खास, पाकिस्तान इज नॉट अ कंट्री, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड, एक सोच है पाकिस्तान। अब देखिए, आपने मिसाइल की बात करी, अब्दाली, गजनवी, गौरी, ये लोग कौन हैं? ये वही लोग हैं जो पंजाब के थ्रू आए थे और जो अब पाकिस्तान है वहां पे कत्लो गारत करी थी, वहां पे रेप करे थे, वहां पे जेनोसाइड करा था। और जब करा था इनका अब्दाली वगैरह जब भी आए थे, जो मिसाइल इनके अब्दाली तो अभी आया है कुछ 200-300 साल पहले, अराउंड द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के आसपास की बात है अब्दाली की। जब अब्दाली वहां पे आया तो ऑलरेडी वहां पे मुस्लिम्स प्रेजेंट थे। वहां पे मुस्लिम्स प्रेजेंट थे क्योंकि मुस्लिम्स तो आ गए थे भाई आपके मोहम्मद बिन कासिम के टाइम पे सिंध में पहली बार, 1125 में। हाँ, तो वो 712 में। हाँ, इनफैक्ट 711 712 वो राजा दाहिर की बात करते हैं, और जिस तरीके से लड़ाई हुई थी, और साउथ में अपना थोड़ा सा पहले आ गए थे, केरला में कुछ साल पहले। बहरहाल कहने की बात यह है कि पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री दैट सेलिब्रेट्स इज ओन डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। आपके बाप दादाओं को, जिसमें से मुसलमान भी शामिल थे, उनको बुरी तरीके से काटा गया। और सिर्फ ऐसा नहीं कि हिंदू कटे, वो जब आए तो आंधी की तरह आए, वो सबको काट के चले गए। जैसे वो लोकस्ट होते हैं ना, जो क्रॉप्स खा जाते हैं, जो आजकल पाकिस्तान में है, वो क्या कहते हैं, टिड्डे टाइप के, जो पाकिस्तान जिससे बड़ा, जिसके लिए डक्स भेजी है वहां पे। और वहाँ के पाकिस्तान का जो हेल्थ मिनिस्टर है उसने कहा है कि इन टिड्डियों की बिरयानी भी बनाई जा सकती है, इनका बारबेक्यू भी किया जा सकता है, ये सेहत के लिए बड़े अच्छे हैं। तो हम अपील करेंगे सिंध की आवाम से, खतरा तो सिंध में ही उसका इफेक्ट है, सिंध की आवाम से हम अपील करेंगे कि इन टिड्डों को पकड़ के खाएं। बिल्कुल ठीक चल रहे हैं वो। तो घास खाना था न्यूक्लियर बम बनाने के लिए, तो घास टिड्डे तक पहुंच गए, घास भी साल भर में आ जाएंगे अगर इमरान खान गवर्नमेंट रही तो। बिल्कुल। तो सर ये आप देखिए कि मतलब इसको मैं क्या बोलूं, सऊदी अरेबिया ने 1.5 लाख बंदे मार दिए मुसलमान यमन में। वो आज की डेट में जो ट्रू इस्लामिक लीडर है वो तो सऊदी अरेबिया सऊद फैमिली ही है ना। बिल्कुल। जो ऑन पेपर जो है भाई, मतलब कब्जा होने से क्या होता है, कागज भी तो आपके नाम पे होना चाहिए ना। तो कागज तो उनके पास है जी बिल्कुल। तो वो उन्होंने 1.5 लाख मुसलमान मार दिए किसी के मुंह से। बात इन्होंने बढ़िया करी, कब्जा किया, टिपिकल यूपी वाली बात कर दी इन्होंने, उत्तर प्रदेश बिहार वाली। कब्जा होने से क्या होता है, कागज तो होने चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। तो अब उन्होंने कहा कि भाई 1.5 लाख लोग मार दिए, न पाकिस्तान के मुंह से आवाज निकली न किसी के मुंह से आवाज निकली। तुर्की ने लाखों कुर्द मार दिए, सब मुसलमान, ठीक, कोई आवाज नहीं आई कहीं से। दो कंपटीशन आज की डेट में इस्लामिक वर्ल्ड में क्या है कि एर्दोगान वांट्स टू बी द लीडर ऑफ उम्मा एंड सऊदी अरेबिया इज द लीडर ऑफ इस्लामिक उम्मा। तो लड़ाई इनके बीच में है, ठीक है। तो और दोनों के ही हाथ जो है वो मुसलमानों के खून से रंगे, मतलब थोड़े बहुत नहीं, 2 4 5 10 नहीं, 1.5 लाख 2 लाख इस रेट से मारे हैं इन्होंने। और वैभव, मैं आपको सॉरी इंटरप्ट करूंगा, अजीत, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। पाकिस्तान जो हर जगह वो झंडा फिलिस्तीन का फहराता है ना, 1979 में पाकिस्तानी आर्मी ने जॉर्डन में ऑपरेशन करा और 25,000 पैलेस्टीनियंस को मार दिया। और मारने वाला कौन था? एक बंदा था जिसका नाम था जियाउल हक, उस समय वहां पर पोस्टेड था, उसने पैलेस्टीनियंस को निपटा दिया। अब ये कहते हैं साहब इजरायलियों ने बड़ा तशद्दुद करी और हमारा बड़ा दिल दुखता है पैलेस्टीनियंस के लिए, हमारे मुस्लिम बिरादर हैं वो, तुम्हारे बिरादर, तुमने 25,000 निपटा दिया वहां पाकिस्तानी आर्मी ने। तो सर मैं कहना मेरा यही चाह रहा था कि दुनिया में अगर आपको इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बनना है ना, तो सबसे ज्यादा आपको मुसलमान मारने पड़ेंगे। आपको हिंदू नहीं मारने हैं, आपको क्रिश्चियन नहीं, आपको अमेरिकी नहीं मारने, आपको इजरायली नहीं मारने। जितना ज्यादा आप मुस्लिम्स को मारेंगे, आप उतने बड़े इस्लामिक वर्ल्ड के लीडर बनेंगे। तो हफीज जलंधरी ने जो कही थी बात कि उम्मा के साथ प्रॉब्लम यह है कि ये सिर्फ डंडे की जुबान समझते हैं। तो अब ये तो मतलब वो तो कह के फौत हो गए, लेकिन ये तो आज आपके सामने दिख रहा है ना। एर्दोगान की फोटो लगा करके यहाँ दिल्ली के लोग क्यों लगाते हैं एर्दोगान की फोटो? पहाड़गंज में रहने वाले को एर्दोगान की फोटो क्यों लगानी है फेसबुक पे? क्या लेना देना है उसका एर्दोगान से? बेंगलोर में रहने वाले को एर्दोगान की फोटो क्यों लगानी है? केरल में कोझिकोड में बैठे हुए आदमी को क्यों लगानी है एर्दोगान की फोटो? ये रेडिकलाइजेशन की यही सब सिंबल्स हैं भाई। ये मास मर्डरर्स हैं जो कि जिन्होंने सिर्फ सिवाय एंटी इंडिया के कुछ नहीं बोला आज तक। द्रास और कारगिल में खुमैनी की फोटो है, खुमैनी की फोटो है। वो कौन सा जो मारा था, वो क्या नाम है उसका, वो जनरल जो मारा था ईरान का, सुलेमानी की फोटोज है वहां पे। सुलेमानी बड़ा हीरो था भाई वहां पे। तो ये जो है रेडिकलाइजेशन है ना, ये रेडिकलाइजेशन इस तरह से दिखता है आपको समाज में, और आपको उसको काउंटर करने के लिए आप तैयार ही नहीं है। और जब तक आप इसको एड्रेस नहीं करेंगे, आपका कुछ होने वाला नहीं है। ये चीज बढ़ेगी
अब ये आप दिल्ली तक पहुंच गई है, तो आपको क्या लगता है ये दिल्ली से फिर ये अहमदाबाद नहीं जाएगी, या नीचे इंदौर नहीं जाएगी, या कल को पटना नहीं जाएगी, कहाँ नहीं जाएगी? कहते हैं ना कि वो कैफे जो आजकल बड़ा चल रहा है कि लेफ्ट विंग वाले की आग का क्या है, वो तो पल दो पल में लगती है, बुझते बुझते एक जमाना लगता है। तो कैफी आदमी का शेर है। तो ये आग अगर आप सही पर्सपेक्टिव में देखिए तो ये आग लग तो गई है पल दो पल में। अगर आप इसे अभी कंटेन नहीं करेंगे और टफ हैंड से कंटेन नहीं करेंगे तो बुझते बुझते जमाना लग